नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC110 की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जहां हमारी किताब का नाम है भारत का इतिहास 1757 से 1857 तक। इस बुक में टोटल 15 चैप्टर हैं और आज हम पहले चैप्टर की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम हमारे है 18वीं शताब्दी में राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहला चैप्टर आपको जब तक नहीं समझ में आ सकता जब तक आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पूरी वीडियो ना देखें। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो चैप्टर है ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसके साथ साथ पहले चैप्टर में कुछ चीज़ों का सिर्फ इंट्रो दिया है, यानी कि उसकी विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। उनकी विस्तार से चर्चा अगले चैप्टरों में की गई है। इस चैप्टर से सिर्फ 2 प्रश्न बनते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। पहला प्रश्न ये बनता है कि मुगलों का पतन किन कारणों की वजह से हुआ था, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था इसके पतन के कारण बताइए। और दूसरा जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि मराठों का पतन कैसे हुआ और मराठा शक्ति का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। तो यानी कि एक क्वेश्चन मराठों से बनेगा इस चैप्टर से और एक क्वेश्चन मुगलों से बनेगा। बाकी जो भी इस चैप्टर में छोटी छोटी चीज़ें वो सिर्फ इंट्रो के लिए हैं, तो हम उनकी सिर्फ इंट्रो तक ही बात करेंगे। उसकी डीपली चर्चा अगले चैप्टरों में की जाएगी, तो उसको हम अच्छे से वहीं पर पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आशा है आपको ये ऑडियो लेक्चर पसंद आएंगे, समझ आएंगे। यदि आपको ये ऑडियो लेक्चर समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ साथ हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां इस चैप्टर की एक छोटी सी प्रस्तावना दी गई है और चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से, जहां ये बताया जा रहा है कि क्या 18वीं सदी एक अंधकार का युग थी। तो 18वीं सदी की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं सन 1701 से लेकर 1799। तो वो प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है कि ये जो 100 साल का पीरियड था सन 1701 से लेकर 1799 का, क्या ये डार्क एज थी भारत के लिए। तो देखिए, किसी भी देश के लिए कौन से युग को हम डार्क एज कहेंगे, यानी कि अंधकार का युग कहेंगे, जब उस देश की राजनीतिक व्यवस्था पतन में चली जाए, सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाए, आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो जाए, सांस्कृतिक रूप से वो देश पिछड़ जाए। तो एक साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर एक स्तर पर जब उस देश में गतिविधियां जो हैं ठप हो जाएं, तो हम कहेंगे ये सीज़न पूरा का पूरा, यानी कि ये युग पूरा का पूरा उस देश के लिए अंधकार का युग था। तो क्या 1701 से लेकर 1799 में भारत के लिए ऐसा था? तो इसके लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का ये मानना था सन 1701 से लेकर 1799 यानी कि 18वीं शताब्दी भारत के लिए एक अंधकार का युग थी। उसका कारण ये था कि भारत में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था और अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है नहीं, 18वीं शताब्दी भारत के लिए अंधकार का युग नहीं थी, बल्कि ये तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का सदी थी। क्योंकि एक और तो मुगल साम्राज्य का सूर्य अस्त हो रहा था, तो वहीं ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य उदय हो रहा था। अब भारत पर ब्रिटिश शासन एक वरदान था, ऐसा कुछ लेखकों का कहना है। तो देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि 18वीं सदी पूरी तरीके से अंधकार का युग थी, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि 18वीं सदी पूरी तरीके से विकास का युग थी। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष जो निकलता है वो ये निकलता है, जो आपकी किताब भी कहती है, कि एक प्रकार से मिश्रित था। क्योंकि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो मुगल काल में कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं होता जो देश के शासन को चला सके। लेकिन बात यह भी आती है कि मुगलों का तो पूरे के पूरे भारत पर कब्जा था ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एरिया और जो साउथ का एरिया था उस पर तो मुगलों का कभी कब्जा हो ही नहीं पाया। तो ऐसे में पूरे भारत पर उनका प्रभाव पड़ा ही कहाँ। तो जब उनका प्रभाव पूरे भारत पर नहीं पड़ा तो पूरे भारत के लिए शताब्दी डार्क एज कैसे हो सकती है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है जो मैंने आपको यहाँ समझाया है, और मैं थोड़ा सा पढ़ के ही बता देता हूँ आपको कि 18वीं सदी एक अंधकारमय युग के रूप में बताया गया है, क्योंकि उस समय अव्यवस्था थी, अराजकता थी, कोई एक बड़ा शासन नहीं था जो पूरे भारत को संभाल सकता हो। मुगल साम्राज्य धराशायी हो चुका था, और छोटी छोटी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी ये अपने क्षेत्रों में तो शासन चला रही थी, लेकिन एक बड़ा साम्राज्य नहीं स्थापित कर पा रही थी। तो इसलिए 18वीं सदी को एक डार्क एज कहा जाता है। लेकिन भारतीय इतिहास पर काम करने वाले जो कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार हैं, उन्होंने 18वीं सदी को अंधकार में युग कहा, और इसकी तुलना भारत में ब्रिटिश शासन को एक वरदान बताया कि भारत में जो ब्रिटिश शासन था वो भारत के लिए वरदान था। लेकिन फिर भी इस प्रकार के विचारों को स्वीकार करने में बहुत सारी समस्याएं हैं। मुगल साम्राज्य का प्रभाव क्योंकि इतना गहरा नहीं था, इतना बड़ा नहीं था जितना इतना भारत के इतिहास में इसे माना जाता है।
भारत का एक बहुत बड़ा भाग जैसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ इसके बाहर था, और बहुत सारे सामाजिक जो समूह थे वो भी मुगल साम्राज्य के प्रभाव से बाहर थे। इसलिए अखिल भारतीय स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए हम मुगल साम्राज्य से उसे जोड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम ये भी नहीं कह सकते कि 18वीं शताब्दी एक डार्क एज थी, और हम ये भी नहीं कह सकते ये बिल्कुल विकसित थी। तो अगर ये प्रश्न आता है कि 28वीं सदी एक अंधकारमय युग थी, तो आई होप सो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में पूरी तरीके से सक्षम हैं। आगे जो चैप्टर में बताया गया है वो ये बताया गया कि मुगल साम्राज्य का पतन किन कारणों से हुआ। तो देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। तो किसी भी साम्राज्य का जो पतन होता है उसका सबसे बड़ा कारण होता है उत्तराधिकारी ना होना। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा सुयोग्य शासक नहीं था जो कि मुगल काल को मुगलों की पूरी सत्ता को संभाल सके, इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा कर सके। देखिए, आपने संपत्ति अर्जित कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। संपत्ति की रक्षा करनी भी बड़ी बात होती है, उसका संवर्धन करना भी बड़ी बात होती है। कौटिल्य की दंड नीति में इस चीज का उल्लेख भी किया गया है। लेकिन जब हम मुगल काल की बात करते हैं तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है, और इस उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद भी जो उत्तराधिकारी आते हैं उनमें से कोई भी शासक ऐसा नहीं होता जो इस साम्राज्य को संभाल पाए। यानी कि सबसे पहला कारण था कमजोर उत्तराधिकारी, ये इसकी आंतरिक कमजोरियों में आएगा। दूसरी चीज और भी थी, एक जागीरदारी व्यवस्था थी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। इतनी सारी जागीरें बांट दी गई थी कि आगे चलकर ये आर्थिक रूप से बोझिल हो गई। मुगल साम्राज्य की आमदनी का एक स्रोत बहुत बड़ा घट गया, तो उसके खजाने खाली होने लगे, और भोग विलासी जीवन राजा व्यतीत कर ही रहा है और खजाने में पैसा नहीं है, तो अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी। जब अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी तो आप किसानों के ऊपर भारी भारी कर लगाओगे। जब आप भारी भारी कर लगाओगे तो किसान असंतुष्ट हो जाएंगे और वो आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो यानी कि मुगलों के पतन का पहला कारण क्या था? कमजोर उत्तराधिकारी। दूसरा कारण अर्थव्यवस्था का डामाडोल होना। तीसरा, छोटी छोटी शक्तियों द्वारा विद्रोह, क्षेत्रीय विद्रोह। बहुत सारे जो सूबेदार थे, बहुत सारे जो सरदार थे, उन्होंने भी धीरे धीरे करके मुगलों से अलग सत्ता बना ली, जैसे कि अवध, बंगाल, ये सब आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। इसके साथ साथ मुगलों को मराठों की जो आक्रमण थे उसे भी झेलने पड़े। ये सब आंतरिक गड़बड़ थी। लेकिन केवल आंतरिक कमजोरियां नहीं थी मुगलों के लिए, कुछ बाहरी कमजोरियां भी थीं, क्योंकि अफगानों का आक्रमण लगातार भारत पे हो रहा था। चाहे वो नादिर शाह का आक्रमण हो, चाहे वो अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो। और केवल ये आक्रमण ही नहीं था, बड़े पैमाने पर धन संपदा को लूटा गया और मुगल राजाओं को अपमानित होना पड़ा। तो ऐसे में कोई राजा जो अपमानित हो चुका हो, उसकी प्रजा उसे राजा क्यों मानेगी? तो ये मुगलों के पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। आप हेडिंग बना बना कर इनको लिखेंगे, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ कि औरंगजेब की जो गलत नीतियाँ थीं, जिसकी वजह से जो मुगलों की राजनीतिक व्यवस्था थी वो कमज़ोर हो गई। फिर भी मुगल साम्राज्य के दो स्तंभ यानी कि सेना और प्रशासन 1707 तक चल रहे थे। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो दिल्ली में अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होगा कि गद्दी किसके पास जाए। ऐसे में मोहम्मद शाह का शासन तो आएगा 1719 से 48 तक, किंतु ये पर्याप्त नहीं होगा। ये सम्राट की योग्यता इतनी थी ही नहीं कि वो शासन को संभाल सके। तो ऐसे में निज़ामुल मुल्क जैसे जो निज़ामुल मुल्क था, ये बहुत ही तगड़ा वजीर था, बहुत तगड़ा, लेकिन आगे चलकर ये इससे अलग हो जाएगा और हैदराबाद की स्थापना कर देगा। इसी प्रकार से बंगाल, अवध और पंजाब भी अलग अलग रास्ते का चुनाव कर लेंगे। इस बात के बारे में मैं पहले समझा चुका हूँ कि ये सभी ने अपने आप को अलग अलग राज्य, अलग अलग शक्ति घोषित कर दिया। बाहरी चुनौती थी, ईरान के सम्राट नादिर शाह का लगातार आक्रमण हो रहा था। उसने लाहौर पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और आगे चलकर मुगल सेना को हरा दिया। इसके साथ साथ इतना नहीं, शाही खजाने से 70 करोड़ रुपए लूटे गए और धनी कुलीनों की जमा राशियों को भी लूट लिया गया। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी लूट लिया गया। अहमद शाह अब्दाली बहुत खतरनाक आक्रमण आगे चलकर करेगा। 1761 में आगे चलकर पानीपत की तीसरी लड़ाई होगी, और ये जो लड़ाई होगी इसमें भारत की ओर से मराठे लड़ेंगे और यहाँ पर मराठों की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण आंतरिक कारण और बाहरी कारण में आप क्या लिखोगे? अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और नादिर शाह का आक्रमण। आंतरिक कारणों में क्या लिखोगे आप? उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, औरंगजेब की कट्टर नीतियां, औरंगजेब के बाद कमजोर उत्तराधिकारी, साम्राज्य में फूट, छोटे छोटे विद्रोह, इसके साथ ही साथ बहुत सारे वजीरों और सूबेदारों, सरदारों द्वारा स्वतंत्र राज्य की स्थापना। इन सभी कारणों से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। यहाँ से यहाँ तक भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं। आगे पैराग्राफ है मुगल परंपराओं की निरंतरता। तो देखिए, एक और तो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है,
छोटे छोटे जो सरदार हैं, सूबेदार हैं, ज़मींदार हैं, इन लोगों ने अपनी क्षेत्रीय स्वतंत्रता स्थापित कर ली है। लेकिन इन्होंने क्षेत्रीय स्वतंत्रता तो स्थापित कर ली है, लेकिन इन्होंने भी अपने राज दरबारों में, इन्होंने भी अपने क्षेत्र में उन्हीं परंपराओं के आधार पर शासन चलाया है जिस परंपराओं के आधार पर मुगल शासन करते थे। चाहे अवध की बात करें, चाहे हम बंगाल की बात करें, जिस प्रकार से मुगल शासन चलाते थे उसी प्रकार से ये भी शासन चलाते थे। इसके साथ साथ इन्होंने अपने आप को अलग तो घोषित कर दिया था, लेकिन पता है मुद्दा क्या था, ये साल भर में राजा को पेंशन भी देते थे मुगलों के, यानी कि मुगलों के अधीन ही थे, भले ही इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया हो। जहाँ आगे चैप्टर में इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो आई होप सो यदि प्रश्न ये आता है कि मुगलों के पतन के कारण बताइए, तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। इसके साथ साथ यदि प्रश्न ये आता है कि 18वीं शताब्दी को अंधकारमय युग कहना उचित होगा या अनुचित, तो इस प्रश्न का उत्तर देने में भी आप सक्षम हैं। आगे चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदय। तो देखिए, जब हम क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदय पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक और तो मुगलों का पतन हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ हैदराबाद, बंगाल और अवध जैसी जो रियासतें हैं, इन्होंने मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। लेकिन बात फिर से वही आती है, क्या ये रियासतें अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाएंगी? क्या ये भी मुगलों की तरह एक पूरे उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में ले लेंगी या पूरे भारत पे साम्राज्य स्थापित कर पाएंगी? तो चलिए जानते हैं। तो जब ये क्षेत्रीय राज्य उदय हो रहे थे ना, तो ये 3 प्रकार से इन्हें बांटा गया। पहला उत्तराधिकारी राज्य जो मुगल साम्राज्य टूट कर लोग हुए। दूसरे नए नए राज्य जिसकी स्थापना मुगलों के विरुद्ध विद्रोहियों ने की, यानी कुछ तो ऐसे थे जो अलग तो हो गए लेकिन उन्होंने सम्राट के प्रति अपनी अधीनता रखी, राजा को पेंशन देते रहे सालाना, समय आने पर सैनिक सहायता भी दी। कुछ नए राज्य हो गए विद्रोही लोगों ने स्थापित की, और तीसरे थे स्वतंत्र राज्य। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तराधिकारी राज्य की बात करेंगे। तो जब हम उत्तराधिकारी राज्य की बात करेंगे तो हमारे सामने 3 राज्य आएंगे, हैदराबाद, बंगाल और अवध। तो हैदराबाद, बंगाल और अवध 3 ऐसे राज्य थे जो मुगलों के अधीन थे पहले, इन पर गवर्नर शासन करता था, और आगे चलकर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी। क्यों कर दी? उसका रीज़न ये था क्योंकि इनकी सम्राट के प्रति जो राजनीति की थी, वो सम्राट के प्रति राजनीति इनकी क्या हो गई थी, भंग हो चुकी थी, और ऐसे में ये चाहते थे कि अपने क्षेत्र को स्वयं चलाएं। जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ये सब चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। जब हम हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद की स्थापना 1724 में निज़ामुल मुल्क ने की। जब हैदराबाद की स्थापना निज़ामुल मुल्क करता है, उस समय दिल्ली दरबार में सैयद बंधुओं का नियंत्रण था। सैयद बंधु उस समय किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे, वो जिसे चाहते थे उसे शासन करवाते थे। तो सैयद बंधुओं का जो नियंत्रण, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी, और वैसे हम ना इसे फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मौका मिला तो मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं की जाएगी। तो 1724 में निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना करी, और जिस समय उसने हैदराबाद की स्थापना करी थी उस समय दिल्ली में सैयद बंधुओं का नियंत्रण था, और उस समय वो भी एक प्रमुख कुलीन था। तो सैयदों को हटाने में मोहम्मद शाह की सहायता उसने करी थी, और इसके बदले में उसे दक्कन की सूबेदारी मिली। लेकिन 24 साल बाद ही 1748 में जब निज़ामुल मुल्क की मृत्यु हो जाएगी तो हैदराबाद का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। यानी कि निज़ामुल मुल्क स्थापना तो कर देगा हैदराबाद की, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा जो हैदराबाद को संभाल सके, तो इसकी सत्ता निपट जाएगी। उसने 1748 में इसकी सत्ता खत्म हो जाएगी, मर जाएगा ये। तो उसने प्रशासन को पुनर्गठित किया, राजस्व व्यवस्था को चलाया। 1722 से लेकर 1724 के समय में दिल्ली में वजीर रहने के बाद उसने एक राज्य की स्थापना करी, किसकी? हैदराबाद की। तो यानी कि 1722 से लेकर 1724 तक निज़ामुल मुल्क मुगलों के राज दरबार में एक कुलीन था, एक वजीर के पद पर था। कुलीन का मतलब होता है आप किसी उच्च पद पर हो, सेनापति के पद पर हो, वजीर के पद पर हो, या किसी गवर्नर के पद पर हो, ये सारे पद कुलीन वर्ग में आते थे। तो 1748 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद सीन ये बना हैदराबाद में कि मराठों का आक्रमण लगातार होने लगा। इधर फ्रांसीसी कंपनियां, डच कंपनियां, ब्रिटिश कंपनियां यहाँ पर हस्तक्षेप करने लगी, और आगे चलकर हैदराबाद इन्हीं हस्तक्षेपों की भेंट चढ़ जाएगा। इसी प्रकार से बंगाल की बात करते हैं जब हम, तो बंगाल में जो बंगाल की स्थापना करेगा वो करेगा मुर्शिद कुली खां।
ये भी पहले गवर्नर बनकर आएगा और आगे चलकर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा और प्रतिवर्ष सालाना पेंशन देगा राजा को। राजा को वो भेंट देगा, एक बहुत बड़ा अमाउंट देगा राजा को। आगे चलकर शुजाउद्दीन नवाब बनेगा, फिर अलीवर्दी खान नवाब बनेगा और अंतिम नवाब यहाँ पर होगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई होगी, प्लासी के युद्ध। प्लासी का युद्ध होगा ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में, जहाँ सिराजुद्दौला शुरुआत में ब्रिटिश पर हावी हो जाएगा। सिराजुद्दौला मना कर देगा कि ना तो फ्रांसीसियों को और ना ही ब्रिटिश को हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त है। लेकिन आगे चलकर इसके खुद के एक सेनापति मीर जाफ़र द्वारा इसको धोखा दे दिया जाएगा और नवाब सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध 1757 में हार जाएगा। तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर पूरी तरीके से नियंत्रण हो जाएगा। इसके बाद ब्रिटिश एक युद्ध और लड़ेंगे, यानी कि अंग्रेज एक युद्ध और लड़ेंगे 1764 में बक्सर का युद्ध, जिसके बाद उन्हें बंगाल से कर वसूलने का अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि दीवानी हैसियत मिल जाएगी। इसी प्रकार से आगे है अवध। जब हम अवध की बात करते हैं तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने, जो कि 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था और आगे चलकर उसने अवध को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। लेकिन बात की जाए अवध में, तो अवध में भी वही भू राजस्व व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, इन सब के परिणाम स्वरूप लगातार छोटे छोटे किसान विद्रोह करते रहते थे, जमींदार भी विद्रोह करते रहते थे। अवध एक स्वतंत्र रियासत तो बन गया, लेकिन आगे चलकर ये अंग्रेजों की राजनीति में खो जाएगा और सहायक संधि इस पर थोप दी जाएगी, जिसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में बताया जाएगा। तो बंगाल, हैदराबाद और जो अवध है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा अगले चैप्टरों में की जाएगी। यहाँ पर बस छोटा सा एक इंट्रो दिया हुआ है। तो ये सारे कैसे थे? उत्तराधिकारी राज्य। ये तीनों कैसे थे? उत्तराधिकारी राज्य। आगे है चैप्टर में नए राज्य, जहाँ हमें मराठाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इस मराठाओं के बारे में हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ना सिर्फ मराठों के बारे में, बल्कि थोड़ा सा सिखों के बारे में भी और जाटों के बारे में भी इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। आशा है आपको ये ऑडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो थोड़ी और लेंथी करनी पड़ेगी, थोड़े से एग्जाम्पल और ज़्यादा देने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।